नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि टीवी न्यूज का पहला ब्रेकलेस बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिग ब्रेकिंग, गुजरात के वडोदरा से हम आपको बता दें, नफरत फैलाने की साजिश का शातिर खेल खेला जा रहा है। आर्मी ऑफ मेहंदी एसएस ग्रुप के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रुप के टारगेट पर मुस्लिम लड़कियों के हिंदू दोस्त थे। वीडियो बनाकर हिंदू लड़के और मुस्लिम युवतियों से ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। वडोदरा पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक गैंग हिंदू लड़कों और मुस्लिम लड़कियों के वीडियो डाउनलोड कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसका एक वीडियो सामने आने के बाद वडोदरा पुलिस एक्शन में आ गई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे काम करते थे? अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से दोस्ती कर रही है तो उनके वीडियो को बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और ये 3 शख्स इस ब्लैकमेलिंग के खेल में जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम कहाँ रहे थे? तुम आए किधर से? भावनगर से यहाँ पर। क्या नाम है? ये छोकरा है भाई, आकोटा ब्रिज पे पकड़े लाए हमने। ये आपा है, आपा। तो जब हमने तपास की तो हमें जो ग्रुप था, एक आर्मी ऑफ मेहंदी करके ग्रुप मिला और इस तरीके के ग्रुप में जो एडमिन थे उनको जब हमने पूछपरछ के लिए बुलाया तो हमें पता चला कि ये इस तरीके की एक्टिविटी होती है और इसमें ये लोग 3 से 4 महीने तक कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप को रन करते हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया होता है और इस तरीके की लड़की कहीं हमें उनको दिखती है तो वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि हाथों हाथ उस जगह पे पहुंच जाओ आप सभी, और जो भी लड़का है उसका फ़ोन चेक करो, उसको पूछपरछ करो। इस तरीके की एक्टिविटी ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते, 3 से 4 महीने तक एक ग्रुप को रन करते हैं और उसके बाद उस ग्रुप को बंद कर देते हैं। इस मॉडस ऑपरेंडी में ये लोग चलाते थे। जो मॉरल पुलिसिंग ये लोग करते थे, हमारे संविधान ने जो अधिकार दे रखा है उसका हनन करते थे और ये इवन मॉब लिंचिंग तक इन्होंने मैसेज इस ग्रुप में पास ऑन करते थे। तो इसलिए हमने इसमें कम्युनल कोई इंसिडेंट ना बने तो इसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया है। और आगे आपको दिखाएंगे हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या बड़ा ऐलान किया। लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में देखिए सीमा हैदर पर आने वाली फिल्म की कहानी। सीमा हैदर का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमा से जुड़ा हर मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर पर फिल्म बनाने वाले जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर अमित जानी टीम के साथ मुंबई पहुंचे और अपनी फिल्म कराची टू नोएडा और अ टेलर मर्डर स्टोरी के पोस्टर को लॉन्च किया। सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा 26 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कामयाब होती है। और अगली बिग ब्रेकिंग हरियाणा से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया। ऐलान क्या किया वो समझिए। ग्रुप ए बी की नौकरियों में एससी वर्ग को 20% आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा में सी और डी ग्रुप की सरकारी नौकरियों में पहले ही प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू है। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। मनोहर लाल सरकार के इस ऐलान को चुनावी मास्टर स्ट्रोक से जोड़कर देखा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी टोयोटा इनोवा लॉन्च करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल टोयोटा इनोवा MVP 100% यानी कि 100% इथेनॉल पर चलती है। यह दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल है। तो इथेनॉल वाली खबर क्या है वो आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष की ब्रेकिंग,
इंडिया गठबंधन पर यह बड़ी खबर, संयोजक बनने का सवाल और नीतीश ने किया इनकार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा मुंबई में तय किया जाएगा कि किसको क्या पद दिया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे, इंडिया गठबंधन लगातार बैठकों के जरिए अपनी रणनीतियों पर धार देने की कोशिश कर रहा है और इसी में यह खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं, लेकिन इस पर विपक्ष की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से रिएक्शन भी सामने आ रहा है और विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं वो भी इस पर सफाई दे रहे हैं। संयोजक बनने का सवाल नीतीश ने फिर किया इनकार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि मुंबई में यह तय होगा। नीतीश की ना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने इस पर तंज भी कसा है। नीतीश मना कर रहे हैं, तंज कस रहे सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा नीतीश जिसे ना करते उसे जरूर करते हैं। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, ये सब बात नहीं। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कह दे कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं, हम कल्याण बिगा में वो कुटिया बना के उनको देते हैं। कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बता दें। एक को वहाँ बैठक है, वहाँ न तय होगा तो पहले आपको कैसे बता दें? ये तो बैठक का बात पहले आपको कैसे बता देंगे? बैठक होगा वहाँ न तय होगा। और इंडिया अलायंस की बैठक से पहले शरद पवार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुंबई में आज अपने गुट के नेताओं की बैठक शरद पवार ने बुलाई है। उद्धव कैंप से 22 से ज्यादा लोकसभा सीट मांगेंगे पवार, ये सूत्र बता रहे हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले शरद पवार की ओर से पार्टी में मजबूत पकड़ करने के लिए बैठक बुलाई गई, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट से महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर पहले ही समझौते पर वे पहुंचना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे इस बैठक के जरिए महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। और मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। बांद्रा माहिम इलाके में इंडिया अलायंस के पोस्टर लगा दिए गए हैं, यानी कि पूरा इलाका जो है वो पोस्टर से बटा पड़ा है और ये बताता है कि कैसे तैयारियां की जा रही है। देखिए क्या लिखा गया है, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके अलावा ये छोटे छोटे बैनर, फ्लैग, ये पूरे मुंबई की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब बेंगलुरु में बैठक बुलाई गई थी तो तमाम जब राजनेताओं को जुटना था तो उससे पहले भी स्वागत के लिए इसी तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। तो ये बैनर पोस्टर जो होते हैं दरअसल ये एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका होता है। ये बताया जाता है कि कैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और इन पोस्टर्स के माध्यम से आप इंडिया गठबंधन के आत्मविश्वास को भी समझ सकते हैं कि वो कैसे जीतेगा इंडिया का नारा दे रहे हैं। तो जो पोस्टर जारी किए गए उसमें लिखा गया है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब आपको बताते हैं कि इंडिया अलायंस का मुंबई प्लान क्या है। 31 अगस्त शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है और स्वागत शाम 6 बजे होगा। अनौपचारिक बैठक ही बुलाई गई है। ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बैठक बहुत बड़े पैमाने पर बुलाई गई है और इसमें अलग अलग चीजें जो हैं वो अलग अलग वक्त शेड्यूल के हिसाब से तय की गई हैं। 31 अगस्त को रात 8:30 बजे उद्धव ठाकरे रात्रि भोज देंगे। फिर उसके बाद 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे तीसरी बैठक बुलाई गई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। बैठक में संयोजक पर सहमति भी बन सकती है। 11 सदस्यों की समन्वय समिति बनेगी, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और ऐसे में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता जुटने वाले हैं। और इंडिया अलायंस अपना दम दिखाने वाला है इस बैठक में, ये बात तो साफ है। इससे पहले बेंगलुरु में बैठक हुई थी तो वो दम दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां पर कैसे दम दिखाया जाएगा। देखिए इंडिया अलायंस पहली बैठक जो बुलाई गई थी वो पटना में थी, 15 राजनीतिक दल इसमें शामिल किए गए थे। इसके बाद दूसरी बैठक जो थी वो बेंगलुरु में बुलाई गई थी, 26 राजनीतिक दल इसमें शामिल किए गए थे। और तीसरी बैठक मुंबई में बुलाई गई थी, 32 दलों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तो ये अगर आप देखें ग्रेजुअली जो इंडिया गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि जो सहयोगी पार्टियां, उनका नंबर्स बढ़ता जा रहा है। इस बार क्या
एक और बड़े नंबर के साथ इंडिया गठबंधन मुंबई में बैठक के साथ देखने को मिलेगा, ये सवाल है। आगे आपको दिखाएंगे आत्मनिर्भर बनने की ओर देश आज कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में आपको दिखाते चांद पर प्रज्ञान रोवर का कमाल। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। वहीं प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। इसरो ने सोमवार को रोवर और चांद के सतह की कुछ और तस्वीरें जारी की। एक तस्वीर में चांद पर एक बड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। प्रज्ञान रोवर उस गड्ढे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी नेविगेशन के जरिए रोवर को गड्ढे की जानकारी मिली और उसने अपना रास्ता बदल लिया। चांद पर यह गड्ढा करीब 4 मीटर का है। और अब सबसे अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी टोयोटा इनोवा लॉन्च करने वाले हैं। खास बात यह कि ये दुनिया की पहली गाड़ी होगी जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल टोयोटा इनोवा MVP 100% इथेनॉल पर चलने वाली है। ये दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार है और इसकी सौगात मिलने जा रही है पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, ये कोशिश है। ये सब जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सीमित संख्या में ही मौजूद है पूरे विश्व में, और ऐसे में जिन देशों के पास जो संसाधन है दूसरे देशों को उस पर निर्भर होना पड़ता है। भारत जैसे कि खाड़ी देशों पर निर्भर होता है पेट्रोल के लिए, तो अब वो निर्भरता कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है, जहां पर नितिन गडकरी आज 100% इथेनॉल से चलने वाली कार की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और ये कार क्या ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अब आपको ये जो आज कार लॉन्च होने वाली है, इस नई कार की खूबियों को बताते हैं, जरा समझिए। दरअसल ये बिना पेट्रोल के चलने वाली फ्यूल कार है, 100% इथेनॉल फ्यूल बेस्ड कार है। टोयोटा की इनोवा का ये नया वर्जन होगा। महंगे फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता भारत की कम होगी। कार्बन फुटप्रिंट भी इससे कम होगा। पहले पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की तकनीक को इजाद किया गया था, जिससे कि कुछ राहत की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 100% इथेनॉल से कार चलेगी और ये एक नया माइलस्टोन साबित हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में। आइए अब आपको इथेनॉल फ्यूल की खासियत भी बता देते हैं। देखिए इसकी खास बात क्या है, इथेनॉल बनता कैसे समझिए। मुख्य रूप से गन्ने की फसल से यह मिलता है और चीनी के उत्पादन के दौरान इथेनॉल बनता है। फ्लेक्सिबल फ्यूल टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। चीनी के उत्पादन के दौरान ये इथेनॉल मिलता है और पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण पहले जो था वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब 100% इथेनॉल की कार को चलाया जा सकेगा। इथेनॉल एक प्रकार का फ्यूल है और E10 मतलब कि 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलता है। तो ये दरअसल पहले जो कुछ इंप्योरिटीज के साथ पेट्रोल जो था वो इस्तेमाल किया जाता था, इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसे पूरी तरह से इथेनॉल पर ही बेस्ड कर दिया गया है। अब इथेनॉल से प्रदूषण कम करने में भी कामयाबी मिलेगी। और ये फ्यूल टेक्निक क्या है ये भी समझिए कि E80 अब ये जो तमाम चीजें हैं ये बता रही हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर सारी चीजें जो है वो इथेनॉल के हिसाब से बेस्ड की गई हैं और इसके हिसाब से ही आने वाले वक्त में इस इथेनॉल को यूज किया जाएगा। कांवड़ यात्रा में शिव रथ खींचना भारी पड़ गया। निशाने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य कट्टरपंथियों ने सामाजिक बाइकॉट कर दिया। आपको ये बताएं कि अजीम कुरैशी ने वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली है। अजीम कुरैशी मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। कांवड़ यात्रा में शिवरथ खींचते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ गई। वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया है। हालात तो ये हो गए कि अब उन्हें सफाई देनी पड़ी और इसके लिए माफी मांगी। कुरैशी ने सफाई दी कि कांवड़ियों की गाड़ी खराब हो गई थी और वो बस मदद करने के लिए पहुंचे थे। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य अजीज कुरैशी ने शिवरथ खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। तो हमारे जो वर्कर लगे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है, ये पहिए का जो है, ये रथ का पहिया जो है ये भी ख़राब हो गया है, टूटा हुआ है, आप थोड़ा सा आगे बढ़वा दीजिए। तो इस रथ को मैं आगे बढ़वा रहा हूँ और मैंने बढ़वाया है। और ये जो मेरी फ़ोटो खींची गई है ये एक स्क्रीन फ़ोटो खींची गई है वीडियो से। समझ रहे हैं, मैं एक ईमान वाला बंदा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर मैं पार्टी में हूँ तो मैं अपना धर्म बदल दूँगा। मैं अपने धर्म पे कायम हूँ और धर्म पे कायम रहूँगा जब तक भी हूँ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य अजीम कुरैशी पर कट्टरपंथियों ने इस तरह दबाव बनाया कि उन्हें सफाई देने के लिए
वीडियो जारी करना पड़ा, कहना पड़ा कि उनसे गलती हो गई। दरअसल अजीम कुरैशी का व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो वायरल किया जा रहा था और उनके परिवार के सामूहिक बाइकॉट के लिए मुस्लिम बिरादरी को उकसाया भी जा रहा था, और उसके बाद वो सामने आए और उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी। भाई उलमा इकराम के बीच में मैंने ये बात रखी है और मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा हूँ, और उन्होंने कहा है कि देखिए आपसे गलती हुई है, अल्लाह से माफी मांगे, मैंने मांगी है, और इसका कुफारा जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, आप अता कर देना। लिहाजा ये अपनी इस गुनाह से तौबा कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, और अब हमें इन्हें किसी भी तरह से टॉर्चर करने की या ताना देने की या इनके वीडियो को वायरल करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जब अल्लाह माफ करता है तो हम तो बंदे हैं, हमारी हैसियत क्या है। और अगली बिग ब्रेकिंग, सुल्तानपुरी सिख दंगा कांड में आज फैसला आना है, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगी। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दंगा भड़काने के आरोपी 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुरी में दंगे हुए थे और 6 लोग मारे गए थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली छावनी सिख दंगा मामले में पहले ही सजा हो चुकी है और वो 31 दिसंबर 2018 से तिहाड़ जेल में बंद है, और आज इस मामले में भी फैसला आएगा। सुल्तानपुरी में दंगे हुए थे, 6 लोग मारे गए थे, इसका जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 2018 से ये एक दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुल्तानपुरी दंगा मामले को लेकर इन पर सुनवाई होनी है, और कोर्ट का फैसला क्या होता है। अगर दोषी पाए जाएंगे तो यहां से मुश्किलें और बढ़ सकती है। सिख दंगा कांड में 39 साल बाद ये इंसाफ की उम्मीद की जा रही है। सज्जन कुमार का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले पर एक अहम सुनवाई। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। एक विधानसभा सीट पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों की जंग होने वाली है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और दोनों ही पक्षों ने कमर कस दी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद यहां पर प्रचार करने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां प्रचार के लिए 2 सितंबर को पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। घोसी उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। बड़े बड़े नेता यहां प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां प्रचार के लिए पहुंचेंगे। अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह को पूरे विपक्षी गुट इंडिया का साथ है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं। घोसी सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आज यहां अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, तो 2 सितंबर को बीजेपी की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचेंगे। घोसी उपचुनाव की जंग एनडीए और इंडिया गुट के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। और महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हो गई थी, लेकिन अब इसे एक बार फिर से रिस्टोर कर दिया गया। पूरी खबर अगले 30 सेकंड में आप देखिए। श्रावण के अंतिम सोमवार पर महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की नई मूर्तियों का संत महंत मंत्री और विधायक की उपस्थिति में दोबारा अनावरण किया गया। खंडित होने के करीब 2.5 महीने बाद सप्तऋषियों की सभी 7 मूर्तियां उज्जैन पहुंची और अनावरण किया गया। मुंबई से 12 अगस्त को मूर्तियों को उज्जैन लाया गया था, जिसके बाद 2 हफ्ते तक उन्हें कवर करके रखा गया और सावन के अंतिम सोमवार के दिन मंत्रोच्चार के बाद सभी मूर्तियों पर पूजन कर पर्दा हटाकर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बताया जा रहा है पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली भी लगी है। बदमाश हथियार लेकर आए थे। हथियार, कारतूस और बाइक बदमाशों से पुलिस ने बरामद की है। बदमाश जो है वो पकड़े गए हैं। देखिए किस तरीके से मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। नासिर पर करीब 18 केस दर्ज बताए जा रहे हैं और किस तरीके से इस बदमाश के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ, पुलिस के मुठभेड़ में कैसे इसे गोली लगी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। हथियार, कारतूस भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। बाइक भी बरामद की है पुलिस ने और इस नासिर के ऊपर बताया जा रहा है कि 18 मामले दर्ज थे। और अगली खबर राजस्थान से मिल रही है। राजस्थान के भरतपुर से खबर है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई है।
फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गई है। ज्वेलर्स पे दरअसल बदमाशों ने दनादन गोलियां बरसाई है। दुकान में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलरी शॉप में दरअसल लूट के इरादे से बदमाश पहुंचे थे, लेकिन लूट में जब कामयाब नहीं हो पाए तो यहां गोलियां चला दी। पुलिस की गिरफ्त में एक बदमाश आ चुका है। हालांकि स्थानीय दुकानदार जो है वो काफी गुस्से में है, उनमें आक्रोश है। किस तरीके से उन्होंने सड़क को जाम किया है, प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मिशन मून के बाद अब इसरो ने मिशन सन की तैयारी शुरू कर दी है। इसरो ने कहा है कि 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा और सूरज का अध्ययन करेगा। मिशन मून के बाद इसरो का मिशन सन बस शुरू होने वाला है। सूरज की ओर जाने के लिए यान तैयार है। इसकी लॉन्चिंग अब चंद दिन ही दूर है। इसकी जानकारी खुद इसरो ने सोशल मीडिया पर दी है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा। ये सूर्य की स्टडी करेगा। ये अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब सबकी नजर इसरो के सूर्य मिशन पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, अल्ट्रावायलेट किरणों के धरती पर पड़ने वाले असर को लेकर स्टडी की जाएगी। इस बीच चांद पर रोवर प्रज्ञान लगातार काम कर रहा है। रोवर चांद की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसरो की ओर से जारी नई तस्वीर में दिख रहा है कि जहां प्रज्ञान था उससे कुछ ही दूरी पर गड्ढा था। प्रज्ञान को रास्ता बदलने के लिए कहा गया और वो वापस अपने रास्ते पर है। और बड़ी खबर यूपी के बरेली से मिल रही है। आपको बता दें, बरेली में बीजेपी नेता की पुलिस से तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बीजेपी के नेता का पुलिस पर टक्कर मारने का आरोप है। बहसबाजी का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी के जो नेता हैं वो पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक करते हुए देखे जा सकते हैं। बीजेपी के नेता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस की गाड़ी ने ही उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और बाद में पुलिस वाले ही बहसबाजी करने लगे। माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि हूं मैं। माननीय मंत्री को जिला पर गौर से बात कर रहा हूं। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं तू भारतीय जनता पार्टी का हो। पढ़वा लिया जा, पढ़वा लूं। माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि हूं मैं। तो माननीय मंत्री को हम भी देख लेंगे, मंत्री को तुझे भी देख लेंगे। अच्छा तो बहुत जैसे टकराएंगे हम, जैसा मिला कोई। अच्छा तो तुम खड़ी हुई मंत्री को आपने कहा मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी। मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी। तरीका से बात कर रहा है, बर्दाश्त करो। फिर सम्मान करेगा ये वर्दी का सम्मान है, बोल जाएगा वर्दी का सम्मान है। और यूपी से ही खबर है। यूपी में मदरसों से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। 8,449 मदरसों को मान्यता देने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। मदरसा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आया है। दरअसल योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था। बड़ी तादाद में बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या जो है वो पाई गई। अब जो है इसका खुलासा हुआ है कि कई ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त वाले हैं। इसको लेकर अब मदरसों की तरफ से जो है वो प्रस्ताव दिया गया है कि मान्यता उनके मदरसों को दी जाए। मदरसों की मान्यता पर 11 सितंबर को दरअसल फैसला होना है। 2016 के बाद पहली बार मान्यता देने की प्रक्रिया जो है वो मदरसा बोर्ड जो है वो शुरू करेगा। 11 सितंबर बताया जा रहा है जब जो मदरसे जिनके पास इस वक्त मान्यता नहीं है उन पर फैसला जो है वो लिया जाएगा।